प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कोरोना की महामारी चल रही है और उसमें हरियाणा सरकार के द्वारा घर से पढ़ाओ अभियान चल रहा है और उसी के तहत हमने क्लासेस स्टार्ट की हुई है और सभी बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, देख भी रहे हैं, रिस्पॉन्स भी अच्छा कर रहे हैं और इसी तरह का रिस्पॉन्स आएगा तो मैं भी अच्छा कर पाऊँगा और सारा का सारा दरमदार आपके ऊपर है। तो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था बिजनेस स्टडी का और सेकंड यूनिट है, उसमें सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट? कल हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा था और साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 हमारे प्रिंसिपल थे, उनको कवर कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक। कौन कौन सी तकनीक है वो जो हमें क्या करवाती है, हमें अच्छा कार्य करवाती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में FW टेलर ने कुछ हमारी तकनीकें दी हुई है जो जो हमारे प्रिंसिपल है उनको व्यवहारिक रूप कैसे दिया जाए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं हमारी 9 छोटी छोटी तकनीकें हैं जिसको हम अगर बिजनेस में कार्य रूप दे दिया जाए, अमल में लाया जाए तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से अचीव किए जा सकते हैं। और हमने इसमें देखा गया कि श्रमिक जो कर्मचारी है वो अच्छी तरीके से पूरा काम नहीं कर रहे थे, तो उनको ये देखना है कि वो हमारा काम सर्वोत्तम ढंग से करे। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक एक टेक्निक को डिटेल से पढ़ेंगे। आशा है कि आप ध्यान से सुने और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर किसी की क्वेरी है बाद में एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहले हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है उसका नाम है क्रियात्मक फोरमैनशिप। क्रियात्मक फोरमैनशिप के ही जन्मदाता FW टेलर है। इन्होंने जैसे हमारा एक प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिवीजन ऑफ वर्क, उसी तरह क्रियात्मक फोरमैनशिप में यह भी पूरी तरह से स्पेशलाइजेशन विशिष्टीकरण पर आधारित है। इसमें हमारे काम को छोटे छोटे भागों में ही बांटा जाता है और काम को वहाँ तो एम्प्लॉय को सौंपा जाता था, यहाँ उन्होंने स्पेशलाइज विशेषज्ञ को ही सौंपा जाता है। जैसा कि आप बोर्ड पर डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हमारा जो वर्क्स मैनेजर है, कारखाना प्रबंधक है, उसको 2 भागों में बांट लिया है। नंबर 1 नियोजन अधिकारी और दूसरा है उत्पादन अधिकारी। नियोजन अधिकारी के आगे हमारे 4 सब पार्ट हैं: कार्य मार्ग लिपिक, संकेत मार्ग कार्ड लिपिक, प्रमाप व लागत लिपिक, अनुशासन अधिकारी। और इसी प्रकार उत्पादन अधिकारी में भी हमारे 4 सब पार्ट हो गए हैं। टोली नायक है, गति नायक है, मरम्मत नायक है, निरीक्षक है। हर किसी का अलग अलग काम सौंप दिया गया है, वो काम को कैसे पूरा करेंगे हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे। सबसे पहले हम नियोजन अधिकारी के ऊपर लेते हैं। नियोजन अधिकारी क्या है? जो प्लानिंग करता है, नियोजन करता है। नियोजन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट शुड बी डन इन फ्यूचर, यानी भविष्य में क्या करना है। उसी तरह के लिए हमारे जो 4 ये लिपिक है। लिपिक का मतलब जो रिकॉर्ड करने वाला डाटा है, एक एक चीज को रिकॉर्ड करेगा। तो सबसे पहला इसमें हमारा कार्य मार्ग लिपिक है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कार्य मार्ग लिपिक जो हमारा कार्य होगा पूरा उसके मार्ग को निश्चित करना, यानी कि हमारा जो कार्य है वो किस किस मार्ग से होकर, किस किस रास्ते से होकर पूरा होगा। और इसके बाद ये निश्चित करना है कि ये काम को कैसे और कहाँ करना है, कि आज का काम हमने कहाँ करना है। तो कार्य मार्ग लिपिक यह रिकॉर्ड करता है, निश्चित करता है। इसी में हमारा दूसरा पॉइंट है संकेत कार्ड लिपिक। संकेत कार्ड लिपिक में जो हमारे लेबर है, जो कर्मचारी है, मजदूर है, उनके लिए एक संकेत कार्ड तैयार करता है और उनको संकेत कार्डों को तैयार करके वो हमारे टोली नायकों को सौंप देता है। संकेत कार्डों में कार्य की नेचर कैसी है, किस प्रकार काम है, काम करने की मेथड क्या होगी और प्रयोग होने वाली कौन सी सामग्री होगी, ये कौन तैयार करेगा? संकेत कार्ड लिपिक। और किसके सौंपेगा? टोली नायक को। इसी में हमारा तीसरा पॉइंट है प्रमाप व लागत लिपिक। प्रमाप और लागत लिपिक वाला लिपिक यह निश्चित करता है कि एक विशेष कार्य कब आरंभ किया जाएगा, कब उसको स्टार्ट करेगा और उस काम को पूरा करने में कितना समय
लगेगा। यह काम कौन तैयार देखता है? समय व लागत लिपिक। समय और परिमाप का मतलब है उस काम को स्टैंडर्ड डिसाइड करना है और निश्चित कर दिया जाता है कि इसकी लागत भी कितनी आएगी। लागत और समय व परिमाप है समय का, किसका है ये? समय, परिमाप व लागत लिपिक है। इसी में हमारा चौथा पॉइंट है अनुशासन अधिकारी। कौन सा पॉइंट है? अनुशासन अधिकारी। और ये अनुशासन अधिकारी यह देखता है, क्या देखता है? कि काम हमारा सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमारे नियोजन अधिकारी में 4 अधिकारी है, 4 लिपिक है जो एक एक काम को अच्छे से नियोजित करते हैं कि कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बाद बेटा हम चलते हैं उत्पादन अधिकारी पर। उत्पादन विभाग के जो विशेषज्ञ हैं उनके उसके भी उसी तरह हमारे 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? टोली नायक। टोली नायक का मतलब क्या होता है? टोली का मतलब क्या होता है? ग्रुप। तो जो हमारे लेबर वर्ग है उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है और प्रत्येक एक टोली का, छोटे छोटे ग्रुप का एक नेता नियुक्त किया जाता है जो यह सुनिश्चित करता है कि मशीनें उत्पादन करने की स्थिति में है, मशीनें कहीं खराब तो नहीं हो रही है और उनको जो भी सामग्री है, मटेरियल है, वो अवेलेबल करा दी गई है या नहीं है। ये कौन सुनिश्चित करता है? टोली नायक। और टोली का मतलब क्या? एक ग्रुप, और ग्रुप के ऊपर एक नेता बना दिया जाता है जिसको टोली नायक का नाम दिया जाता है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट है गति नायक। क्या है? गति नायक। गति नायक ये निश्चित करता है कि श्रमिक हमारा अपना काम निर्धारित गति से कर रहे हैं या नहीं। अगर धीमी गति से कर रहे हैं तो उनकी समस्या का समाधान करता है, खोजता है कि क्यों नहीं हो रहा काम। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है मरम्मत नायक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो मरम्मत का नायक का ये काम है कि जो हमारी मशीन है, औजार है, वो काम करने की योग्य हालात में है या नहीं। कई बार हमारे लुब्रिकेंट टूल है, औजार है, वो काम नहीं कर रहे तो उनको ठीक करवाने का काम मरम्मत नायक का है। इसी में हमारा चौथा पॉइंट है निरीक्षक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्टर ये जांच करता है कि हमारी जो क्वालिटी उत्पाद बन रहा है, वस्तुएं बन रही, उनकी किस्म की जांच करता है कि हमारी स्टैंडर्ड जो हमने निर्धारित किया था और एक्चुअल में जो क्वांटिटी बन के आई है, क्वालिटी बन के आए, उसमें मिलान करता है और कि अगर कोई भी गलती होती है तो उसके ऊपर सुधारात्मक कार्रवाई करता है। तो क्रियात्मक फोरमैनशिप के जन्मदाता कौन थे? FW टेलर थे, जिसने कारखाना प्रबंध को 2 भागों में बांटा और उसके बाद आगे 4 भागों में बांटा। तो हम अब पहुंचते हैं सेकंड पॉइंट पर, कार्य का परमापीकरण। कार्य का परमापीकरण। कार्य का परमापीकरण में हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। पूर्ण सोच विचार के बाद एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया जाता है कि एक श्रमिक के लिए इतना काम निश्चित करना है, यानी कि एक कर्मचारी को 8 मेजें बनानी है और उससे अपेक्षा कर दी जाती है कि ये परमापित कार्य को अवश्य करे। लेकिन परमापित कार्य को तभी पूरा कर पाएगा उसको उसके लिए उतनी ही सामग्री, कार्य की दशाएं, समय आदि सब चीजें दे दी जाए। तो कार्य के परमापीकरण में हमने एक प्रत्येक श्रमिक के लिए एक कार्य डिसाइड कर दिया जाता है कि वो 5 यूनिट बनाएगा, 10 यूनिट बनाएगा, 8 यूनिट बनाएगा और उसके लिए उतना ही क्या दे दिया जाता है? माल, मशीन, सामग्री, सभी चीजें अवेलेबल करवा दी जाती है। इससे फायदा क्या होगा? कार्य के परमापीकरण से फायदा क्या होगा? इससे हमें उत्पादन निश्चित आकार का, निश्चित प्रकार का मिलेगा। एक जैसे उत्पादन का, वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, क्वालिटी का परिमाप सुनिश्चित करेंगे। क्वालिटी मेजर करती है, यहाँ पर हमने उसको देखना है। और लोगों के लिए, किसके लिए? लोगों व मशीनों की निष्पादन जो प्रोडक्ट आएगा उसके भी स्टैंडर्डाइज को निर्धारित किया जाता है। तो कार्य के परमापीकरण में प्रत्येक श्रमिक के लिए कार्य को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है, पैमाना कर दिया। जैसे दूध को लीटर में मापते हैं, वजन को किलोग्राम में मापते हैं, तो उसी प्रकार एक कार्य को एक लेबर के लिए निश्चित कर दिया जाता है और उसी के लिए उसने माल, सामग्री आदि दे दी जाती है। तीसरा पॉइंट है सरलीकरण। सरलीकरण को हम सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं और सिंप्लीफिकेशन में हमारे उत्पादकों के जो साइज है उसके अनावश्यक प्रकारों को, आदि को, आकार को, गुणवत्ता को, वजन को हटा दिया जाता है। जैसे हमारी इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है, चप्पल का जो साइज है 0.1, 0.2, 0.3 या फिर 0.4, 1, फिर 1.1, इनको हटाकर एक ही साइज दे दिया गया है।
1 2 3 4 5 6। अगर ऐसा करेंगे, अगर हम ज़्यादा क्वालिटी बनाएंगे तो ज़्यादा मशीनों की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा वैरायटी बनाएंगे तो ज़्यादा मशीनों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इसको सिंप्लीफाइज कर दिया और एक निश्चित साइज डिसाइड कर दिए गए कि हम इस साइज की उत्पाद ही बनाएंगे, क्योंकि हमें अगर बार बार ऐसा बनाएंगे तो मशीनों की क्वालिटी अलग अलग लेके आनी पड़ेगी, मशीनों के अलग अलग डिजाइन बनानी पड़ेगी, अनेक प्रकार की मशीनें बनानी पड़ेगी और उसी प्रकार से हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसके लिए सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया है, सरल बना दिया गया है। तो इस करने से क्या होगी, मशीनों का प्रयोग कम से कम होगा, मशीनों पर ज़्यादा लागत नहीं आ पाएगी और विशिष्टीकरण द्वारा हर 1 से 5 के जो हमारे चप्पल के साइज है एक विशेष मशीन द्वारा बनाए जाते हैं, वो एक विशेष लेबर का वर्क पूरा करेगा, बाकी दूसरा पूरे करेगा। तो इससे स्पेशलाइजेशन का भी हमें फायदा होगा। और तीसरा पॉइंट है हमें स्टॉक में कमी, हम ज़्यादा चीज़ों का स्टॉक नहीं रखना, कुछ प्रॉपर साइज बना दिए कि इस साइज के हमने माल रखना है, तो हमें स्टॉक में ज़्यादा पैसा नहीं बेकार जाएगा। तो इस प्रकार एक यूएसए की कंपनी है, वो पहले 2000 साइज बनाती थी पेपर के साइज, थिन क्वालिटी के हिसाब से, मोटाई के हिसाब से, उन्होंने कम करके केवल 200 कर दिया गया और 200 से कम कर करके आगे केवल 50 पर ला गए और उसी में उनका स्पेशलाइजेशन हो गया और काम अच्छा हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्यविधि अध्ययन पर। कार्यविधि अध्ययन पर, कार्यविधि का मतलब है काम को जो करने की एक विधि पहचान करनी है। विधि, हम काम को जो काम कर रहे हैं उसको किस विधि से, किस मेथड से तैयार करना है, उसका एक प्रॉपर चार्ट बनाया जाता है। रिसर्च पद्धतियों को बार बार देखा जाता है, उनमें क्या क्या समस्या आई थी और किस समाधान पर पहुंचे थे, ताकि हम एक बार काम स्टार्ट किया और फिर दूसरे मेथड को अपनाने लगे, एक बार काम किया वो भी छोड़ दिया। तो हमने वर्क की प्रोग्रेस को, वर्क के मेथड को हमने स्टडी किया। कई बार मैं एग्जाम में बैठता हूँ और मेरा जो पेपर सोल्व करने का एक तरीका है, मैं कंटिन्यू सोल्व करता हूँ, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6। कई बच्चे क्या करते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ लिया, फिर लॉन्ग आंसर को पढ़ लिया। तो एक विशेष मेथड बना लिया जिस मेथड से आपको पेपर को सोल्व करना है, और बच्चों के लिए एक विशेष मेथड बना दिया जाता है कि जो बच्चे को आता है वो सब सरल है, उसको सबसे पहले सोल्व करे। लेकिन हर किसी का एक अलग नज़रिया होता है। इसी प्रकार हमारी जो फैक्ट्री है, वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमें काम करने की विधि का अध्ययन करना है और एक बेस्ट सॉल्यूशन के ऊपर लेके जाना है। और इसके बाद है हमारा गति अध्ययन। गति अध्ययन में हमारी जो मोशन की स्टडी है, मोशन स्टडी के मतलब है इसमें श्रमिकों, जो लेबर है या मशीन है, उसके दौरान, काम के दौरान होने वाली अनावश्यक हरकतों को कम करना है। अनावश्यक हरकतें कम करना है। देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये अनावश्यक हरकतें हैं, ठीक है, इनको कम करना है। इसी प्रकार ये हो सकते हैं, ये तो मेरे लिए पोस्टर और गेस्चर है। इसी प्रकार जो हमारा लेबर था, एक राजमिस्त्री था, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ बुक में भी आप देख सकते हैं, वो ईंट को बार बार ऐसे घुमाता था, फिर ऐसे, फिर ऊपर, फिर बसोले के साथ ऐसे मारता था, तो उसमें अनावश्यक समय बेकार हो जा रहा था। उसकी गति को अध्ययन किया FW टेलर ने, और एक ईंट को 22 बार जो ऊपर घुमाता था, तो सबसे पहले उसको कम करके 10, फिर 5 और फिर लास्ट में 2 हरकतों का तक ला गया जो जरूरी थी। ईंट को उठाया और ऐसे रख दिया और मकान पूरा बन गया, दीवार बनते बनते। तो अनावश्यक हरकतों को कम करना है, हमें उन गति को पहचानना है कि गति का अध्ययन करना है, कहाँ कहाँ पर अनावश्यक हरकतें हो रही है, हमारा काम अच्छे से सर्वोत्तम ढंग से नहीं हो रहा है। तो गति अध्ययन में यही बात कही गई है। इसके बाद है हमारा समय अध्ययन, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हमें निश्चित करना है, क्या निश्चित करना है कि एक काम को पूरा करने में, इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। जैसे हमने 6ठी 7वीं क्लास में हमने क्वेश्चन पढ़े थे कि क्या पढ़े थे कि 1 टंकी को भरने में 5 मिनट लगती है, 2 टंकियों को भरने में, वो जो समय था वो एक स्टैंडर्ड टाइम था। क्या था वो? स्टैंडर्ड टाइम था। और उसको हमें देखने के लिए कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है, और जो एक प्रमापित समय में काम पूरा कर रहे हैं
उसको देखा जाता है और प्रमापित समय उसका अध्ययन कर डिसाइड कर दिया जाता है कि ये काम इतने घंटे में पूरा होगा। तो इस प्रकार समय अध्ययन में हमने टाइम की स्टडी करनी है और हर किसी के लिए एक प्रमापित समय निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे सुबह ऑफिस में आने का एक स्टैंडर्ड टाइम है 9 बजे और 5 मिनट का ही आपको लूज पॉइंट दे दिया जाता है, इसके बाद ऑफिस में अलाउ नहीं होगा, या एक मार्कर को बनने में केवल और केवल 10 सेकंड लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमें निर्धारित कर दिया जाता है। इसके बाद हमारा 7वां पॉइंट है थकान अध्ययन। थकान अध्ययन, हम जो मानव है एक मशीन के रूप में काम नहीं कर सकते, लगातार 24 घंटे 20 घंटे काम नहीं कर सकते। मैं भी 2-3 लेक्चर लेने के बाद ऑफिस में जाते हैं, पानी पिया, आराम किया, फिर अगला लेक्चर ले लेते हैं। अगर लगातार हम लेक्चर लेंगे तो उतनी कैपेसिटी से काम नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने थकान, जो उसकी थकान है उनको स्टडी किया कि कितने समय के बाद एक विशेष आराम दे दिया जाता है। इसी प्रकार हमारे स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी एक लंच ब्रेक भी डिसाइड किया गया है। ये थकान अध्ययन की ही बातें हैं कि हमें एक विशेष समय को डिसाइड करना है ताकि कर्मचारी एक उत्साह, लगन और एक पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर सके। थकान अध्ययन की बात भी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कही है। ठीक है, इसके बाद हमारा 8वां पॉइंट है विभेदात्मक मजदूरी, डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम। डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम में ये बात एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बहुत बढ़िया बात कही थी। इसमें जो हमारे स्किल लेबर है, कुशल कर्मचारी है और अकुशल कर्मचारी है, उनको अलग अलग करना है। ये कुशल कर्मचारी है, ये अकुशल कर्मचारी है। मैं काम कर रहा हूँ और आप काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं ठल्ला हूँ, काम नहीं कर रहा, और आप अच्छी यूनिट बना रहे हैं। मैंने आपको यूनिट बनाने को कहा कि 5 आपको बेंच बनाने हैं, आपने तो वो बना दिए और मैंने उसी समय में केवल 3 ही बेंच बनाई, तो मैं निठल्ला हो गया और आप क्या हो गए, कुशल हो गए। तो टेलर ने इसके लिए विभेदात्मक मजदूरी की सिफारिश की है कि जो कुशल कर्मचारी एक स्टैंडर्ड यूनिट को एक निश्चित समय में पूरा कर लेता है तो उसको जो मजदूरी है वो देनी है। यानी कि इसमें जो मजदूरी है समय के आधार पर नहीं, समय के आधार पर नहीं बल्कि कार्य के आधार पर। किसके आधार पर देनी है, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर मजदूरी देनी है। जैसे मैंने कितनी यूनिट बनाई है, 3 यूनिट्स बनाई है और उन्होंने कितनी यूनिट्स बनाई थी, 5 यूनिट्स बनाई थी, तो मेरे को केवल 3 यूनिट के ही पैसे मिलेंगे, न कि दिन के 500-600 रुपये, वो नहीं मिलेगी। डेली वेजेस नहीं, यूनिट्स के आधार पर विभेदात्मक मजदूरी। और जो कर्मचारी 5 यूनिटों से भी ज्यादा यूनिट बनाता है, मान लो 6 यूनिट बनाता है, 7 यूनिट्स बना रहे हैं, तो उनको एक अच्छा प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई है। बोनस पद्धति का भी इसमें पालन किया गया। तो विभेदात्मक मजदूरी का मतलब है कुशल कर्मचारी और अकुशल कर्मचारी दोनों को पहचानना है। जो कुशल कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं उसको अपलिफ्ट करना है और अकुशल को भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना है। तो इसके बाद हमारा 9वां पॉइंट है मानसिक क्रांति, मेंटल रिवॉल्यूशन की। और ये पॉइंट तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ऐसा कह दिया कि बहुत फायदेमंद है कि हमने जो लेबर वर्ग है वो ये चाहता है कि उसको ज्यादा मजदूरी मिले, उसको ज्यादा लाभ मिले, और स्वामी वर्ग चाहता है कि उसको ज्यादा लाभ मिले। तो दोनों के अंदर एक मानसिक क्रांति, यानी कि दोनों अपनी लगन, उत्साह, मेहनत से काम करेंगे तो संस्था को इससे लाभ होगा। तो टेलर का मानना है कि दोनों को लाभ के बंटवारे की अपेक्षा, लाभ बंटवारा की अपेक्षा लाभ में वृद्धि कि लाभ आप ज्यादा सेल कीजिएगा, कहने का मतलब ज्यादा बिक्री कीजिएगा, लाभ अपने आप ज्यादा होगा। सेल्समैन के लिए बात की गई है। तो इस प्रकार लाभों में बंटवारे की अपेक्षा लाभ में वृद्धि की बात की गई है। अब ऐसा तभी संभव होगा जब उत्पादन में वृद्धि होगी और लाभ इतना अधिक होगा कि श्रमिक वर्ग को भी लाभ मिलेगा और स्वामी वर्ग को भी लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार हमने एफ.डब्ल्यू. टेलर की 9 तकनीकों को एक एक उंगलियों पर सिंपल उदाहरणों की सहायता से समझा। अब हम पढ़ रहे हैं
टेलर और फ्योल का दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, कंपेरेटिव स्टडी। तुलनात्मक स्टडी में किसकी स्टडी करें? एफ.डब्ल्यू. टेलर की और हेनरी फ्योल की। दोनों ने प्रबंध के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। जो हमारे हेनरी फ्योल थे वो एक उद्योगपति के स्टार्ट किया था और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक लेबर से काम स्टार्ट किया था। दोनों ने काम करते हुए कार्यकुशलता को पहचाना है। श्रमिकों की कार्यकुशलता के संबंध में टेलर ने बहुत ज़्यादा प्रयोग किए हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्रमिक को जितना काम करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, बहुत कम काम करता है। तो इस प्रकार टेलर ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। हमने कल प्रिंसिपल पढ़े थे। तो टेलर को हम एफ.डब्ल्यू. टेलर को किसके नाम से जाना जा सकता है? कुशलता विशेषज्ञ के नाम से। कुशलता विशेषज्ञ के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार हेनरी फ्योल ने एक उच्च प्रबंधक के रूप में काम स्टार्ट किया था और उच्च प्रबंधकों की समस्या को, जो हमारे मैनेजर है टॉप लेवल के, उनकी समस्या को नजदीकी से देखा है और बारीकी से देखा है। उन्होंने बहुत अमूल्य सिद्धांत दिए हैं, 14 सिद्धांतों को आपने पढ़ा है। तो इसी प्रकार हेनरी फ्योल को किसके नाम से जाना जाता है? प्रशासन विशेषज्ञ के नाम से जाना जाता है। प्रशासन विशेषज्ञ। क्योंकि इन्होंने प्रबंधकों की समस्या को देखा है। ठीक है, तो ये तो हमारी कंपैरेटिव स्टडी थी। अगर हम इन दोनों में समानता की बात करें, टेलर और फ्योल की दोनों में समानताएं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है कि उनकी कंपैरेटिव स्टडी कीजिए। समानता क्या क्या थी? नंबर 1, प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान किया दोनों ने। जो प्रबंधकीय समस्या थी उनका क्या किया है? समाधान किया है दोनों ने, चाहे कर्मचारियों की और चाहे उच्च प्रबंधकों की थी, चाहे श्रमिकों की। दोनों ने बहुत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। और दूसरी बात किस थी? व्यवहारिक पक्ष पर जोर दिया है। ये जो हम बातें कर रहे हैं ये हेनरी फ्योल की हो चाहे टेलर की हो, दोनों मानवीय पक्ष को लेकर चल रही है। जो बिहेवियरल स्टडी की बात करें, एक्चुअल में यही हो रहा है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है अच्छे औद्योगिक संबंधों पर बल। ऐसा करने से ये नहीं कि झगड़ा हो जाएगा श्रमिकों का, प्रबंधकों का, बल्कि उनके रिलेशन अच्छे बनेंगे। जो कुशल कर्मचारी है उनको महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार इनमें बहुत सारी समानताएं थी। दोनों ने अपने मिलजुल कर काम किया है। बहुत सारी एक एक चीज को देखा गया है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। उन्होंने प्रबंधकों को लेकर चले हैं, वो श्रमिकों को लेकर चले हैं। तो इस प्रकार टेलर ने आदेश की एकता का उल्लंघन करता है तो हेनरी फ्योल उनको सख्ती से उल्लंघन करवाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रबंध जगत में बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं, लेकिन टेलर और फ्योल के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो हम चैप्टर को सेकंडों में रिव्यू करते हैं कि जो हमारे टेलर थे कुशलता विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने श्रमिकों की समस्या को देखा है कि एक श्रमिक को जितना काम करना चाहिए उतना नहीं कर रहा, तो उसकी कुशलता को बढ़ाना है। तो उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे और 9 तकनीक दी गई है। अगर किसी की भी कोई क्वेरी है तो आप पूछेगा, एक बार वीडियो को पूरी देखिएगा, एक पॉइंट आपके बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। लेकिन ध्यान से समझना है, और अगर एक बार में न क्लियर है तो दूसरी बार देख सकते हैं, नहीं तो हमसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच सभी बच्चों का। तो आज हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट को पूरा कर लिया और इस प्रकार हमारी 2 यूनिट पूरी हो जाती है। थैंक यू।